गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 जन आंदोलनों का उदय इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ, बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन बचते हैं ध्यानपूर्वक समझें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। यानी हमारा देश आजाद होने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तो हमारा देश आजाद होने के बाद जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि बहुत से महिला संगठनों, समाज सेवी संस्थाओं, समाज सेवकों तथा समाचार पत्रों द्वारा भी अनेक प्रयत्न किए गए हैं। इसमें केवल सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि बहुत से जो महिला संगठन है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाचार पत्र इत्यादि हैं, इनके माध्यम से जो है महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार से है। कानूनों का निर्माण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। तो हमारा देश आजाद होने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा जो बहुत से कानून बनाए गए हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निरोधक कानून 1961, समान पारिश्रमिक कानून 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, भारतीय तलाक अधिनियम 2001 तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून 2005 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि हमारे देश के अंदर देश आजाद होने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए जो है बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिसमें दहेज निरोधक कानून, समान पारिश्रमिक कानून, भारतीय तलाक अधिनियम, घरेलू हिंसा से संबंधित बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से महिलाओं का उत्थान हो सके। सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भर्ती। लगभग सभी सरकारी विभागों में महिलाओं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो आज हमारा देश आजाद होने के बाद लगभग जो है सभी सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर जो है महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ तक कि पुलिस और सशस्त्र सेनाओं में इनके लिए द्वार खोल दिए गए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के अंदर भी, सेना के अंदर भी जो है महिलाओं को भर्ती किया जा सकता है। अब वायुसेना, नौसेना, थल सेना, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में अधिकारी पदों पर भी स्त्रियों की भर्ती पर लगे रोक को हटा दिया है। यानी कि इन तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इनके अंदर जो है महिलाएं भर्ती हो सकती हैं। कई राज्यों में तो कुछ ऐसे थानों की स्थापना की गई है और बहुत से राज्यों में स्पेशल महिलाओं के लिए थाने बनाए गए हैं, जहां सभी कर्मचारी केवल महिलाएं ही हैं और इन थानों के अंदर जो केवल महिलाएं ही होती हैं। अब शिक्षा और डॉक्टरी के क्षेत्र तक ही स्त्रियों की पहुंच सीमित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है अध्यापिकाएं या जो है डॉक्टरी लाइन तक जो है ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज जो है देश आजाद होने के बाद सरकारी नौकरी के हर क्षेत्र में जो है महिलाओं को महत्व दिया गया है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है। अब महिलाएं जो है सरकारी नौकरियों में लगने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। परिवार में वह भी पुरुष के समान धन कमाने वाली मानी जाने लगी है। तो आज जो है परिवार के अंदर पुरुष के समान महिला की जो स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि वो भी पुरुष के समान धन कमा रही है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिसकी वजह से समाज के अंदर महिला का सम्मान बढ़ा है। स्त्री शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्त्री शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। तो देश आजाद होने के बाद हमारे देश के अंदर महिलाओं में शिक्षा का काफी प्रचलन बढ़ा है, उनका क्षेत्र बढ़ा है। कई राज्यों में स्त्री शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। कई राज्यों में तो महिलाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। हरियाणा राज्य में स्नातक तक के लिए लड़कियों को शिक्षा निःशुल्क है। तो हरियाणा के अंदर जो है सरकारी कॉलेजों के अंदर जो है लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जाती है, स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक। परंतु अभी भी महिलाओं में शिक्षा के फैलाव के लिए और अधिक कदम उठाए जा रहे हैं। इतना होने के बाद भी जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है
और ज्यादा जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एक लड़की को शिक्षित करने का अर्थ है कि परिवार को शिक्षित करना। एक लड़की को एजुकेशन देने का मतलब है कि इस पूरे परिवार को जो है शिक्षित करना, क्योंकि एक शिक्षित माता अपने बच्चे को कभी भी अनपढ़ नहीं देखना चाहती। एक पढ़ी लिखी माता कभी भी अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देना चाहती। समस्त भारत में स्त्री शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। पूरे भारत के अंदर जो है महिलाओं की शिक्षा फ्री होनी चाहिए और स्कूलों में मध्यावधि अवकाश के समय मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और छुट्टी होती है, जब रिसेस होती है, उस टाइम पर जो है महिलाओं के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों को शिक्षित करने से उनमें अपने उत्थान की चेतना जागृति होगी। यानी कि महिलाओं के अंदर अगर शिक्षा बढ़ेगी तो महिलाएं जो अपने उत्थान के लिए और ज्यादा कदम उठाएंगी, वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगी। शिक्षित महिला अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहती है, वे विभिन्न व्यवसायों में काम करने के योग्य बनेंगी। शिक्षित होने के बाद वो बहुत सी व्यवसायों के अंदर जो है काम कर सकती है और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की भागीदारी बनने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करती है। यानी कि जब वो किसी फील्ड के अंदर काम करती है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वो भी जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है। उसे कुछ पैसों के लिए जो परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के एक्ट के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। यानी एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया 1990 के कानून के अनुसार। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, असम एवं गुजरात राज्यों में भी महिला आयोग की स्थापना की जा चुकी है। तो इन राज्यों के अंदर भी जो महिला आयोग स्थापित किया जा चुका है। यह आयोग महिलाओं पर हुए अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण तथा अपहरण आदि मामलों की जांच पड़ताल करते हैं। तो ये आयोग जो है महिलाओं के ऊपर जो विभिन्न तरह के अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों की जो है जांच पड़ताल करती है और उनकी रोकथाम तथा उत्पीड़न स्त्रियों को न्याय दिलवाने का कार्य करती है। ये महिलाओं जिनके साथ उत्पीड़न किया जाता है या उनका शोषण किया जाता है या जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसी महिलाओं को जो है न्याय दिलवाने का कार्य जो है इसके द्वारा किया जाता है। बेशक इन नियमों को पर्याप्त शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनको जो है ज्यादा क्षेत्राधिकार नहीं दिए गए हैं, फिर भी स्त्री उत्थान में यह सराहनीय कदम है। इतना होने के बाद भी जो है ये आयोग बनाए गए हैं, इन्होंने महिलाओं के उत्थान में काफी सराहनीय योगदान दिया है। सभी राज्यों में महिला आयोग स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत के हर राज्य के अंदर महिला आयोग स्थापित करने की डिमांड है, मांग है और इन आयोगों प्रभावी बनाए जाने की मांग भी जोरों पर। और ये कहा गया कि इन आयोगों को ज्यादा पावर्स दी जाए, ज्यादा शक्ति दी जाए ताकि ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बने। सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया जो महिलाओं की शिकायतों को सुनता है और वो महिलाओं की प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनको सॉल्व करवाता है। महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग है। तो भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या इसका आधा भाग महिलाएं हैं, परंतु सरकारी कार्यालयों, संसद तथा विधान मंडलों आदि में इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन इतना होने के बाद भी जो है सरकारी कार्यालयों के अंदर, संसद के अंदर, राज्य विधानसभाओं के अंदर इनकी बहुत ही कम जनसंख्या है। सरकारी कार्यालयों में लिपिक तथा मुख्य लिपिक आदि में तो अब स्त्रियों की काफी संख्या दिखाई देती है। यानी सरकारी कार्यालय के अंदर क्लर्क वगैरह के अंदर जो इनकी काफी संख्या मिल जाती है, परंतु उच्च तथा उत्तरदायित्व पदों पर स्त्रियों की संख्या नामात्र है। लेकिन ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर जो है महिलाओं की संख्या नामात्र है। मांग की जा रही है कि सरकारी पदों में 50% स्थान महिलाओं को आरक्षित किया जाए। ऐसी डिमांड की जा रही है कि जो सरकारी कार्यालय है इनके अंदर 50% महिलाएं होनी चाहिए। 1993 के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, इनके अंदर महिलाओं के जो है 30% स्थान जो आरक्षित कर दिए हैं, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया इन स्थानों को। कई राज्यों में इस पर अमल भी किया जा चुका है और कई राज्यों के अंदर इनके ऊपर अमल किया जा रहा है कि महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाना कंपलसरी है। जैसे कि हरियाणा राज्य में नगर पालिकाओं आदि में 1/3 स्थानों पर महिलाएं निर्वाचित हुई है। तो हरियाणा राज्य के अंदर जो निर्वाचित होती है नगर पालिकाओं के अंदर, उनके अंदर 33% महिलाओं का होना जरूरी है। अब मांग की जा रही है कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों में भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाए और ऐसी मांग की जा रही है महिलाओं के द्वारा
संसद के अंदर, राज्य विधानमंडलों के अंदर जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इस आशय पर एक विधेयक संसद के विचाराधीन है। इस एक विधेयक पास किया गया जो संसद उसके ऊपर जो विचार कर रही है, विचाराधीन है, परंतु इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से अभी इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया गया है। लिंग निर्धारण करने वाले परीक्षणों पर प्रतिबंध। भारत तथा विश्व के कई देशों में जन्म से पूर्व बच्चे के लिंग की जानकारी के लिए परीक्षण एक सामान्य बात बन गई है। भारत में और दूसरे देशों के अंदर भी बच्चे के जन्म से पहले ही जो इसके लिंग की जांच करवाई जाती है, पता चल जाता है। इससे गर्भ में लड़की होने पर अनेक स्त्रियों को गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है। जब इसको ये पता चलता है कि तुम्हारे गर्भ के अंदर जो है लड़की है, तो उस लड़की को जो है मरवा दिया जाता है या उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। कुछ स्त्रियां तो स्वयं भी गर्भपात करवा देती है। बहुत सी महिलाएं तो खुद भी जो है गर्भ के अंदर अगर बच्ची है तो उसको मरवा देती है, गर्भपात करवा देती है। इस कुप्रथा के चलते रहने से समस्त सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अगर यही व्यवस्था चलती रहेगी तो इससे जो समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, लिंग अनुपात विषम हो जाएगा। हरियाणा इसका स्पष्ट उदाहरण है। हरियाणा के अंदर जिसका उदाहरण देखा जा सकता है, 1000 लड़कों के पीछे जो है 800 लड़कियां हैं लगभग। जहां इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुरुष स्त्री लिंग अनुपात निरंतर अंतर हो गया। यानी कि यह व्यवस्था होने से हरियाणा के अंदर जो लिंग अनुपात है काफी बिगड़ गया है। इससे अनेक सामाजिक बुराइयों की उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां पैदा होती है। अतः हरियाणा सरकार तथा देश के कई राज्य सरकारों ने इस प्रकार के परीक्षणों पर कानूनी रूप से पाबंदी लगा दी है। तो भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा गर्भ के अंदर जो शिशु की जांच करवाई जाती है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि देश आजाद होने के बाद भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं जो सराहनीय है। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें सुनने, उनकी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संसद में सन 1990 में एक बिल पेश किया। तो 1990 के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसके अंदर जो है महिलाओं के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है शिकायतें सुनने के लिए एक बिल पेश किया गया, जो 1992 में स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में पास हुआ। और ये जो 1992 के अंदर पास हुआ, जिसे जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में जो ये पास हुआ, और इस कानून के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो इस कानून के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इस महिला आयोग की स्थापना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अंदर निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव सदस्य। यदि अध्यक्ष और 5 सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति का न हो तो एक सदस्य अनुसूचित जातियों से है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो अनुसूचित जातियों की भी सीट आरक्षित की गई है। यदि अध्यक्ष और 5 सदस्यों में से कोई भी सदस्य किसी अनुसूचित कबीले का न हो तो एक सदस्य अनुसूचित कबीले से है। अगर मान लीजिए इनमें से एक अनुसूचित कबीले से नहीं है तो एक सदस्य जो है अनुसूचित कबीले से लिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित कार्य करता है: स्त्रियों के लिए संविधान और दूसरे कानूनों में अंकित संरक्षणों को प्रभावशाली रूप से लागू करवाने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए सिफारिश करना, ताकि स्त्रियों की स्थिति में और सुधार किया जा सके। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग जो कार्य करता है वो इस प्रकार है: स्त्रियों के लिए संविधान में और दूसरे कानूनों में अंकित संरक्षणों को, यानी कि संविधान के अंदर जो महिलाओं को संरक्षण दिया गया, कानून के अंतर्गत जो संरक्षण दिया गया है, उसको जो प्रभावशाली रूप से लागू करवाने के लिए जो है सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए जो है उसको सिफारिश करता है, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। निम्नलिखित मामलों संबंधी महिलाओं की जांच पड़ताल करने और उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना। यानी कि बहुत से ऐसे जो मामले हैं जिनकी जांच पड़ताल करवाता है। नंबर 1, उन कारागारों, केंद्रों, संस्थाओं तथा स्थानों का निरीक्षण करवाना, यानी उन क्षेत्रों का निरीक्षण करवाना, अथवा
करवाना, जहां स्त्रियों को कैदियों के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में रखा गया, जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में या दूसरे रूप में रखा गया है, और आवश्यकता कदम उठाने हेतु परामर्श देना। मान लीजिए कि महिलाओं को कारागार में रखा गया, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, तो ये जांच आयोग जांच पड़ताल करेगा, और अगर उसके साथ गलत व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है, तो उसको जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, उसकी सही स्थिति करवाने की कोशिश करेगा। स्त्रियों को सामूहिक तौर पर प्रभावित करने वाली मुकदमेबाजी के लिए आर्थिक सहायता देना। अगर महिला का मुकदमा चल रहा है किसी कारणवश से, तो सरकार की तरफ से जो उसको आर्थिक सहायता पहुंचाने की सिफारिश करना। स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार और भेदभाव से पैदा हुई समस्याओं का विशेष अध्ययन करवाना, यानी महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव हो रही है, और उनकी वजह से जो समस्याएं आ रही है सामने, उनका अध्ययन करना इसका आयोग का मुख्य कार्य है, और उनको हल करवाने के लिए आवश्यक परामर्श देना, और सरकार को जो उनको हल करवाने के लिए आवश्यक सलाह देना। स्त्रियों के विकास को रोकने वाले तथ्यों की पहचान करना, महिलाओं का विकास रोकने वाले चीजों की पहचान करना तथा उनको दूर करने के लिए परामर्श देना, और उनको दूर करने के लिए सरकार को सलाह देना। विकासवादी और शैक्षणिक खोजें करवाना, विकास महिलाओं से के विकास संबंधी और शिक्षा से संबंधित खोजें करवाना, और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संभव, और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व हो हम सुनिश्चित करने के लिए अपने परामर्श देना, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐसा निश्चित करने के लिए सरकार को सलाह देना। स्त्रियों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में और विशेष करके उनकी कठिनाइयों में स्त्रियां काम करती है, यानी कि स्त्रियों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में और विशेष करके जिन यानी महिलाएं जिन कार्यों के अंदर समस्याएं महसूस कर रही है, उनके बारे में सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना, उनके बारे में सरकार को समय समय पर अवगत करवाना कि इन चीजों से, इन कार्यों से महिलाओं को जो समस्या हो रही है और सरकार उसे दूर करे। स्त्रियों से संबंधित कोई भी काम, महिलाओं से संबंधित कोई भी काम जो केंद्र सरकार इस आयोग को सौंपती है, केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित जो भी काम है इस आयोग को सौंपा जाता है, उन कार्यों को भी आयोग द्वारा संपन्न कराने का उत्तरदायित्व होता है। तो ये आयोग जो उन सभी कार्यों को संपन्न करवाता है। निष्कर्ष के अंदर हम क्या कह सकते हैं, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो ये राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, महिला राष्ट्रीय आयोग, इसके जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। उनमें आत्मविश्वास, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकती है महिलाएं, सहभागिता की भावना, यानी किसी भी कार्य के अंदर वो जो पार्टिसिपेट करने की भावना उसमें पैदा हो सकती है, सम्मानजनक स्थिति के प्रति जागरूकता, और अपनी स्थिति को अच्छी बनाने के लिए, सम्मानजनक बनाने के लिए उसके अंदर जागरूकता विकसित हो सकती है, और पुरुष महिला का बराबर दर्जा केवल संवैधानिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में भी हो सकता है। पुरुष और महिला बराबर है, ये जो है संविधान के अंदर तो साफ रूप से लिखा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से जो इसे व्यवहार में भी लागू करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बाद जो है महिलाओं की स्थिति के अंदर बहुत सुधार आया है। इसलिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जिन राज्यों के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं खुले हैं या बनाए गए हैं, तो उन राज्यों के अंदर भी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित किए जाएं। तो बेटा आज आपके सामने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर 7 में। ये सभी आपने अच्छी तरह वीडियो देखनी है और याद करना है। धन्यवाद।